नमस्कार, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। पिछली क्लास को जहां पर मैंने छोड़ा था जस्ट उसके आगे हम लोग आज देखेंगे। दूसरे और तीसरे नियम के अंतर्गत आप लोग क्या कर रहे हैं? टेंस की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी की तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा बेस जो सेंटेंस है वो होगा अ टॉल बॉय राइट्स a good player a long letter. A tall boy writes a good player a long letter. मैंने ऐसा सेंटेंस क्यों लिखा, थोड़ा सा देखिए आप लोग ध्यान से। बॉय ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले क्वालिफायर है। प्लेयर ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले क्वालिफायर है। लेटर ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले क्वालिफायर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग नाउन के साथ एडजेक्टिव और क्वालिफायर का प्रयोग करना बिल्कुल सीख ले, एकदम अपने अंदर उतार ले। कभी भी सिंगल नाउन का प्रयोग ना करें। सिंगल नाउन का प्रयोग करने से क्या होता है कि आपकी आदत सिर्फ नाउन प्रयोग करने की रह जाती है और आपकी कमांड एडजेक्टिव और क्वालिफायर के ऊपर नहीं हो पाती है। तो जब भी आप लोग नाउन का प्रयोग करें तो क्वालिफायर और एडजेक्टिव के साथ साथ जरूर प्रयोग करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अदरवाइज एडजेक्टिव और क्वालिफायर लिखा का लिखा रह जाएगा, आपका उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर उसको अपना बनाइए और उसको अपना बनाने का सिंपल तरीका है, जहां भी आप नाउन का प्रयोग करिए वहां तुरंत एडजेक्टिव और क्वालिफायर का प्रयोग करिए। इसलिए मैंने इस तरह का सेंटेंस लिखा है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा सेंटेंस है और हमारे पास स्पेस काफी कम है और मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इतना लंबा सेंटेंस, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे छोटे सेंटेंस से। हम लोग बस नियम की तो प्रैक्टिस करना है हम लोग को, तो हम लोग छोटे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? बड़े सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मेरे साथ तो करेंगे ही, लेकिन खुद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेंगे, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सेंटेंस लेंगे। कहीं भी कोशिश नहीं करेंगे उसे कम करने की, आप कोशिश करेंगे उसे बढ़ाने की। तभी तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, बड़े से बड़े सेंटेंस के ऊपर आपकी कमांड होगी। तो चलिए हम इस सेंटेंस को छोटा करते हैं। छोटा सेंटेंस क्या हो गया हमारा? मोहन राइट्स हिम अ लेटर। मोहन उसको पत्र लिखता है। हिंदी क्या होगी? मोहन उसको पत्र लिखता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट त और ह आपको पता है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ। तो प्लीज कुछ भी डाउट होता है तो आप पीछे की क्लास को रेफर करिए, पीछे की क्लास पे कमांड हासिल करिए, फिर आगे बढ़िए। प्रैक्टिस करने से पहले पीछे की क्लास के ऊपर कमांड पक्की होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज ना प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। मोहन राइट्स हिम अ लेटर, ये बेस सेंटेंस है आपका। अब इसी बेस सेंटेंस को लेकर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोहन राइट्स हिम अ लेटर, नेगेटिव। मोहन डज नॉट राइट हिम अ लेटर। मोहन डज नॉट राइट हिम अ लेटर। मोहन उसको पत्र नहीं लिखता है।
मोहन उसको पत्र नहीं लिखता है, ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, डज मोहन राइट हिम अ लेटर, क्या मोहन उसको पत्र लिखता है? यस ही डज, हाँ वह पत्र लिखता है। नो ही डज नॉट, नहीं वह पत्र नहीं लिखता है। अब यहां पे क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आंसर भी देख रहे हैं साथ साथ, तो आप लोगों को भी सेम करना है, क्वेश्चन करना है फिर आंसर करना है, क्वेश्चन करना है फिर आंसर करना है। इससे क्या होगा कि आपकी समझ जस्ट डबल हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। क्वेश्चन का आंसर करते समय जिन सावधानियों को रखना होता है, जैसे आई और वी को यू में चेंज कर देते हैं, ही को दैट में चेंज कर देते हैं, दैट को ही में चेंज कर देते हैं, ये इस तरह की, ठीक है, दिस को दैट में चेंज कर देते, ही में चेंज कर देते, ये सारी सावधानियों के बारे में हमने पहले नियम के अंतर्गत डिस्कस किया है। तो कोई भी डाउट अगर है आंसर देने से रिलेटेड, तो प्लीज पहले नियम को आप लोग रेफर करिए, उसके ऊपर कमांड हासिल करिए, फिर दूसरे तीसरे नियम की बात करिए आप लोग मेरे साथ। अगर कमांड है तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी बनाएंगे। डज मोहन नॉट राइट हिम अ लेटर, क्या मोहन उसको पत्र नहीं लिखता है? यस ही डज, हाँ वह पत्र लिखता है। नो ही डज नॉट, नहीं वह पत्र नहीं लिखता है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, निगेटिव हो गया, ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग धीरे धीरे के करके देखेंगे। ये सब तो सिंपल सेंटेंस है, मेन तो सेंटेंस क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिनको लेकर कंफ्यूजन होता है, जिनको लेकर गलतियां होती है, तो उनको लेकर हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट सब्जेक्ट से। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट पाने के लिए क्वेश्चन करेंगे। हु से सब्जेक्ट पाने के लिए, हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करने पर, हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करने पे, जस्ट लाइक पहला नियम, पहले नियम में भी हम लोग क्या करते थे? हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करते थे, और उसके बाद व्हाट से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करते थे, फिर दोनों का आंसर हम लोग देखते थे। इसी तरह दूसरे और तीसरे नियम में भी आप लोग हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करेंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल देख रहे हैं, अभी हमारी कमांड नहीं है सेंटेंस के ऊपर, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग कंफर्म कर सके कि हु से हम लोग क्या पाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हु का प्रयोग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सब्जेक्ट पाने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्या पाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ये मायने रखता है इसका प्रयोग। इस तरह से व्हाट का प्रयोग भी मायने रखता है कि आप क्या पाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। इसीलिए यहां पे जरूरी है आप लोग को ये समझना कि हम लोग हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करते हैं तो इसको जस्ट लाइक सब्जेक्ट ट्रीट कर लेते हैं हम लोग, इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं हु से, और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है।
दूसरी बात ये, इसको हमेशा हम लोग सिंगुलर मानते हैं। यह इसको क्या मानते हैं हम लोग? सिंगुलर मानते हैं। आंसर कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर की तरह ही इसे ट्रीट करते हैं हम लोग। दो बातें, हु को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और सब्जेक्ट की जगह पे जस्ट रख लेंगे इसे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है। देखो कैसे, हु राइट्स हिम a letter, who writes him a letter। अब हिंदी क्या होगी? हिंदी हमारी सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, इसलिए हिंदी यहां से स्टार्ट होगी। कौन उसको पत्र लिखता है। कौन उसको पत्र लिखता है? Who writes him a letter? कौन उसको पत्र लिखता है? आंसर कुछ भी हो सकता है, आप देख लो। मोहन राइट्स हिम अ लेटर, मोहन उसको पत्र लिखता है। ठीक है, एक आंसर देख लो आप लोग मेरे साथ। मोहन राइट्स हिम अ लेटर, मोहन उसको पत्र लिखता है। आई राइट हिम अ लेटर, मैं उसको पत्र लिखता हूं। दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय राइट्स हिम अ लेटर। आप ऐसे करो, द पुअर राइट हिम अ लेटर। कुछ भी आंसर बनाओ आप, बस नियम का ध्यान रख के आप आंसर बना सकते हो। तो कौन उसको पत्र लिखता है? मोहन उसको पत्र लिखता है, मैं उसको पत्र लिखता हूं। इस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, हु को सब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट करेंगे और वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अब थोड़ा निगेटिव देख लेते हैं इसका कि निगेटिव कैसे बनता है। तो निगेटिव सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है हु को, और सिंगुलर तो हु डज नॉट राइट हिम अ लेटर। कौन उसको पत्र नहीं लिखता है? हु डज नॉट राइट हिम अ लेटर, कौन उसको पत्र नहीं लिखता है। हिंदी क्या होगी? कौन उसको पत्र नहीं लिखता है। आंसर क्या हो सकता है? मोहन डज नॉट राइट हिम अ लेटर, मोहन उसको पत्र नहीं लिखता है। आई डू नॉट राइट हिम अ लेटर, मैं उसको पत्र नहीं लिखता हूं। दिस डज नॉट राइट हिम अ लेटर, द पुअर डू नॉट राइट हिम अ लेटर। इस तरह से हो सकता है। न्यूट्रल इट को छोड़कर चारों सब्जेक्ट का प्रयोग किया करें आप लोग। जितना इनका प्रयोग करेंगे उतना ही आपकी कमांड पक्की होती जाएगी। तो ये रहा आपका हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करना। हु काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से इनका प्रयोग करें। तो मैंने जो भी बताया है हु के बारे में उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और इसे प्रयोग करें। कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं कि हु को सब्जेक्ट की तरह आप मानिए और उसका सिंगुलर प्रयोग करिए। जैसे थोड़ा कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको देख लेते हैं। हु इज राइटिंग हिम अ लेटर। अब क्या हो, मोहन को यहां लिखते तो मोहन क्या लिखते? मोहन इज राइटिंग हिम अ लेटर। यही होता ना हमारा कॉन्टिन्यूअस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस क्या होगा? मोहन इज राइटिंग हिम अ लेटर। सिंपल यहां पे लिख दो, मोहन की जगह पे हु इज राइटिंग हिम अ लेटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हु को सिंगुलर की तरह मानिए और चुपचाप क्या करिए, सब्जेक्ट की जगह पे रख दीजिए। कभी गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे ही हु हैज रिटेन हिम अ लेटर। और हिंदी हमेशा यहां से स्टार्ट होगी कि कौन उसको पत्र लिख रहा है, कौन उसको पत्र लिख चुका है। हिंदी हमेशा कौन से होती है स्टार्ट। तो ये रही हु के बारे में बातें और सब्जेक्ट पाने के बारे में बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हु से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या देखते हैं? व्हाट। इसको भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए आप लोग, और हु की तरह ही व्हाट भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? व्हाट राइट्स हिम अ लेटर। और हिंदी क्या बनेगी? क्या उसको पत्र लिखता है। क्या उसको पत्र लिखता है। तो आपने कभी ऐसा सेंटेंस देखा है, लिखा है, पढ़ा है, सुना है कहीं भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ये क्या है? नॉट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सार्थक समूह नहीं है, यानी ये सेंटेंस नहीं है। शब्दों का सार्थक समूह नहीं है यानी सेंटेंस नहीं है। नॉट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए कि सबसे ऊपर यही नियम है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सारा नियम सही है, सब कुछ सही है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इसलिए हर नियम के ऊपर ये नियम लागू होता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इस नियम को भूलना नहीं है आप लोगों को। ये सबसे बेसिक है और ये सबसे टॉप पे है, इसी के अंदर सारा नियम है। तो ये आपने देखा वर्ड्स से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करने पे। इसी तरह से निगेटिव हम लोग देख ले, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हमारा हो जाएगा व्हाट डज नॉट राइट हिम अ लेटर। क्या उसको पत्र नहीं लिखता है। क्या उसको पत्र नहीं लिखता है। तो नॉट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक समूह नहीं है, इसलिए ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है व्हाट की। मैं इसे बार बार क्यों रिपीट करता हूं? पहले नियम में भी मैंने किया है, दूसरे में भी कर रहा हूं, तीसरे में भी कर रहा हूं, इसलिए कि ये आपके दिमाग से कभी भी उतरे ना, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, हो गया। सब्जेक्ट के बाद किसकी बारी आती है? वर्ब की बारी आती है। तब वर्ब पाने के लिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वर्ड से डू लगाकर, वर्ड से डू लगाकर वर्ब पाने के लिए प्रश्न करने पे एक बार पहला नियम आप लोग रिकॉल करिए। वहां पे इन्फिनिटिव पाने के लिए हम लोग क्या करते थे? वर्ड से टू डू लगाकर इन्फिनिटिव पाने के लिए प्रश्न करने पे हम लोग देख रहे थे वहां पे। यहां पे वर्ड से डू लगाकर प्रश्न पाएंगे हम लोग, ठीक है? किस लिए?
वर्ब पाने के लिए प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा हमारा। व्हाट डज मोहन डू। व्हाट डज मोहन डू। प्रश्न क्या होगा? मोहन क्या करता है। ये क्रिया पाने के लिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। व्हाट डज मोहन डू। मोहन क्या करता है? तो ही राइट्स हिम अ लेटर। वह उसको पत्र लिखता है। ही राइट्स हिम अ लेटर। वह उसको पत्र लिखता है। ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। इस तरीके से आप तमाम आंसर कर सकते हैं, तमाम क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? वर्ब पाने के लिए प्रश्न करते हैं तो वर्ब, जितने वर्ब चाहे आप आंसर में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा आप लोगों का व्हाट से डू लगाकर वर्ब पाने के लिए प्रश्न करने पे। अब थोड़ा निगेटिव इसका देख लेते हैं हम लोग। अब इसका एक बार निगेटिव देख लेते हैं। व्हाट डज मोहन नॉट डू। मोहन क्या नहीं करता है। प्रश्न क्या हो गया? व्हाट डज मोहन नॉट डू। मोहन क्या नहीं करता है। तो ही डज नॉट राइट हिम अ लेटर। वह उसको पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है। क्योंकि ये मोहन नाउन है तो आंसर करते समय आप लोगों ने इसे प्रोनाउन कर दिया है। ये थोड़ी बहुत सावधानियां जो ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आंसर करते हैं हम लोग। तो ये रहा व्हाट से डू लगाकर वर्ब पाने के लिए प्रश्न करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके। थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। पेशेंस के बिना हम चीजें सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसके पहले ये सारे सेंटेंस नहीं बनाए हैं। सेंटेंस बनाया होगा कितनी बार, पता नहीं कितनी बार बनाया होगा, उसकी तो काउंटिंग भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा, ये मेरा बिलीव है। आप लोग इस तरीके से एक बार बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो होगा क्या? सब कुछ के ऊपर आपका कमांड हासिल हो जाएगा और आंख बंद करके भी आप लोग सेंटेंस बनाएंगे और बिल्कुल सही सही होगा। क्योंकि हर एक चीज आप ओपन करके देख रहे हो कि है क्या, किस तरीके से काम करता है और कितने डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूं। मतलब एक भी सेंटेंस मिसिंग नहीं है। आप कितने डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं आप देख रहे हैं। तो अब हम लोग करेंगे इसकी बात। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? निर्जीव है और ये है सजीव है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविजन करना पड़ता है हम लोगों को। तो वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। अभी सिंपली आप लोग क्या करिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करिए और डायरेक्ट को बाद में यूज करिए। तो सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए किससे प्रश्न करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए किससे प्रश्न करते हैं हम लोग? होम से। होम से क्वेश्चन करेंगे। ये आप लोग इन्फिनेटिव वाले क्लास में देख चुके हैं मेरे साथ। यहां भी देखिए, होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं।
whom से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करने पे, ठीक है, होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करने पे। तो होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए आप लोग प्रश्न करेंगे मेरे साथ। तो प्रश्न कैसे बनेगा, इसको हटा देंगे क्योंकि यही पाने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं। तो whom does मोहन write a letter? whom does मोहन write a letter? मोहन किसको पत्र लिखता है? हिंदी क्या होगी? मोहन किसको पत्र लिखता है? Whom does मोहन write a letter? मोहन किसको पत्र लिखता है? तो आंसर क्या होगा? He writes him a letter. वह उसको पत्र लिखता है। He writes her a letter. वह उसको पत्र लिखता है। He writes शीला a letter. वह शीला को पत्र लिखता है। कुछ भी ऑब्जेक्ट यहां पर लगाइए, ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है, नाउन, जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है, नाउन, चाहे आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का होम से क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न। थोड़ा सा इसका निगेटिव देख लेते हैं हम लोग। निगेटिव कैसे बनेगा? होम डज मोहन नॉट राइट अ लेटर? मोहन किसको पत्र नहीं लिखता है? मोहन किसको पत्र नहीं लिखता है? तो आंसर क्या होगा? मोहन है तो ही हो जाएगा। ही डज नॉट राइट हर अ लेटर। वह उसको पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट शीला अ लेटर। वह शीला को पत्र नहीं लिखता है। तो ये आप लोगों ने देखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए कैसे हम लोग प्रश्न करते हैं। अब बात हमारी आएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए किससे प्रश्न करते हैं? पहला नियम एक बार रिकॉल करिए, व्हाट से। व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करने पे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करते हैं। तो किससे करते हैं? व्हाट से करते हैं। तो इसको हटा देंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट डज मोहन राइट हिम? मोहन उसको क्या लिखता है? हिंदी क्या है? मोहन उसको क्या लिखता है? उसको क्या लिखता है? मोहन उसको क्या लिखता है? तो ही राइट्स हिम अ लेटर। वह उसको पत्र लिखता है। ठीक है, ही राइट्स हिम अ लेटर। वह उसको पत्र लिखता है। तो व्हाट से हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट पाने के लिए प्रश्न कर सकते हैं।
whom से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट पाने के लिए प्रश्न करेंगे, और व्हाट से डायरेक्ट पाने के लिए प्रश्न करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आप लोगों ने देखा। एक बार निगेटिव देख लो इसका। व्हाट डज मोहन नॉट राइट हिम, मोहन उसको क्या नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। तो आंसर क्या होगा, ही डज नॉट राइट हिम अ लेटर, वह उसको पत्र नहीं लिखता है। ये चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है, ये क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है पर्सनल प्रोनाउन में, ये चेंज हो जाता है आपका मोहन। इतनी बात तो क्लियर ही है। इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया, क्या देखा, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसका आंसर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आप लोग की समझ बढ़ रही है, चीजों को लेकर आप लोग की समझ बढ़ रही है। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ अपनी समझ बढ़ाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड धीरे 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 पक्की करेंगे। क्लासेस काफी लंबी हो रही हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों को दूं। क्या होता है कि लंबी क्लास देखने में भी मोनोटोनस लगती है और बनाने में भी, मेरी भी एनर्जी एक टाइम के बाद लो होने लगती है बोलते बोलते। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करेंगे। इसके आगे मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन याद कर लीजिए बिल्कुल। मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, MPTR आने वाली क्लास में देखेंगे कि मैनर क्या होता है, प्लेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, रीजन क्या होता है। इनको पाने के लिए कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे आंसर करते हैं। तो आने वाली क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्रैक्टिस करिए और इसी स्टाइल में प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए कि मुझे तो आ रहा है, इसी स्टाइल में प्रैक्टिस करिए और हर एक सब्जेक्ट का यूज करिए, ठीक है। आप लोग एडजेक्टिव का यूज करिए, क्वालिफायर का यूज करिए और हर एक टेंस में प्रैक्टिस करिए, हर एक टेंस में प्रैक्टिस करिए। और प्लीज आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं क्या आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और कितना आप लोग तक पहुंच रहा है, ये मुझे समझ में आता है। और चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हर एक बंदे को हमें इंग्लिश सिखाना है। थैंक यू वेरी मच।